अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिस पर बात करेंगे और ज़्यादातर मौज़ूआत पाकिस्तान के इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल इशूज़ से रिलेटेड हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बैन लग जाता है, कुछ उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म और शिद्दत पसंदाना ग्रुप्स कोई एक्टिव हैं या नहीं है, या एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में कम होती दिखाई दे रही है या बढ़ती दिखाई दे रही है। फैक्ट की पाकिस्तान में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान को उससे निकलना यकीनन ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बहुत सारी कोशिशें भी कर रहा है। भारत के साथ 2003 जंग बंदी मुआहदे के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं अभी, लेकिन इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान का मसला काफ़ी पुराना है जो चलता आ रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि वेयर इज़ आवर डिप्लोमेटिक पॉलिसी एट द मोमेंट। साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर दरख्वास्त किया कि अफगानिस्तान से एग्जिट के अंदर जो बाइडन ने अभी एड्रेस किया और उसके अंदर कहा कि जी आप हमें हेल्प आउट करें, बीइंग नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान, वो आपके फ़ायदे के लिए भी है, ना कि सिर्फ वो हमारे फ़ायदे के लिए। और हमारी नज़र पाकिस्तान की जानिब में, इससे पहले आर्मी चीफ साहब से बात हुई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के अमेरिका के, उन्होंने भी इसी अज़्म का इजहार किया। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी किस सिमत में जा रही है। मामलात पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं या कंट्रोल से बाहर हैं? अगर कंट्रोल से बाहर हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं, और अगर कंट्रोल में हैं तो क्या यही था जिस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाहते थे हम अचीव कर सके? इन तमाम सवालात और इनके ऊपर मौजूदा सूरत हाल के ऊपर तबसरा करने के लिए जिस गेस्ट का आज हमने इंतखाब किया उनसे बेहतर गेस्ट हो नहीं कोई सकता। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है। वेलकम टू द शो मलिक साहब। सर, सबसे पहले तो सबसे अहम सवाल और सबसे जो लेटेस्ट सिचुएशन है मौजूदा सूरत हाल उसके हवाले से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो बैन लगा और उसको प्राइम मिनिस्टर समेत कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आप इस स्टेप को कैसा देखते हैं, और थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड दीजिएगा कि पाकिस्तान में जो ये सूरत हाल है ये यहाँ तक पहुँची क्यों और उसके पीछे क्या वजूहात आपके नज़दीक हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर इजाज़त है तो मैं आप सबको सलाम कर लूँ, अपने देखने वालों को भी, आपको भी। आई थिंक इट वुड बी हाईली डिसकर्टियस इफ आई डू नॉट विश एवरीबॉडी बिफोर आई स्पीक एनीथिंग। डेफिनेटली। देखिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ मिनट फॉर इट। बात यह डॉक्टर साहब के एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में चली, कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। और अगर आपको याद हो तो, नहीं तो आप अपना ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन आर्कीव से निकाल लीजिएगा। मैंने इनिशिएटिव लिया था मदरसा रिफॉर्म्स का, और एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, जो कि जेन्युइन हद तक ठीक हैं, उनकी एक रेगुलेटर अपॉइंट करने के लिए मैंने एक बिल पेश किया था। और वो बिल उस वक़्त की अपोजिशन जो बाद में PMLN की सूरत में हुकूमत में आई, उन्होंने वो नहीं होने दिया। और कुछ हमारे दोस्त मौलाना हजरात भी थे, उन्होंने साइन तो कर लिया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने सेकंड थॉट भी दिया। हाउएवर, जब ये आपको पता होगी एक हमने ऑपरेशन करनी थी, जनरल रहील शरीफ साहब भी उस वक़्त काफ़ी एक्टिव थे, तो उस वक़्त ये फ़ैसला हुआ उसी मीटिंग में कि जी हमें एक एक्शन प्लान होना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। उस नेशनल एक्शन प्लान का एक मेजर हिस्सा जो था वो ये था कि हम ये मदरसा रिफॉर्म्स लेके आएँ। तो जो मैंने लॉ बनाया हुआ था वो, क्योंकि मैं भी मेंबर था उस कमेटी को जिसको हेड कर रहे थे चौधरी निसार साहब, तो मैंने वो दिया, पसंद किया गया और उसका पार्ट बना दिया गया। और ये भी कहा गया कि विद इन 3 months इट विल बी टर्न इनटू लेजिस्लेशन। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो लेजिस्लेशन में नहीं आया। अगर वो होता तो ऑटोमेटिकली अगर कोई भी जमात ऐसा काम करती जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होता या वो एक्सट्रीमिज़म के दायरा इख्तियार में आता तो एक्शन ले सकते थे। अब क्योंकि वो नहीं है तो अब हमें प्रेशर आ गया फैटफ का, और फैटफ ने जिस अंदाज से हमें इसमें डाला वो भी आपके सामने है। और ये मुझे अफसोस हुआ कि हमें वो जो अभी 31 ज़्यादा कंट्री हैं उनमें से यूके भी इंडिविजुअल लेवल पे हमारे ऊपर आके जी आप ये करें, यानी जिसका दिल करता है हम पंचिंग बैग है और हर कोई आता है एक्सट्रीमिज्म को लेके और हमें पंचिंग बैग लेके खूब
खूब हमारी जो धलाई करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये शो करती है हमारी एक्चुअली वीक फॉरेन पॉलिसी, हमारा वीक रिस्पॉन्स। इसलिए हमें थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा पैरों पे और अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर करके हर एक को हमें जो बाउंस करने का मौका नहीं देना चाहिए। अब आ गई आपकी TLP की बात। ये TLP के साथ किसने एग्रीमेंट किया था? मैंने और आपने तो नहीं किया था कि हाँ हम एम्बेसडर को बाहर भेज देंगे। तो जब एग्रीमेंट हो गया तो वो तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा वो एग्रीमेंट होना ही नहीं चाहिए था। डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इंटरनल पॉलिसीज से थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रखी जाती हैं। अब आपने देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए फ्रांस में मिले, वहाँ पे उनको भी मिले, अपने जर्मन्स को भी मिले और भी बहुत सी जगहों पे गए। तो द क्वेश्चन है कि जब फैसला ये हो गया कि हमने नहीं भेजना है एम्बेसडर को, तो वो नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए थी पहले उनसे, क्योंकि नेगोशिएशन नहीं हुई, ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ। तो उसका हाल ये है कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आपके आई कर बयान दिया कि 8 जगह जो हैं 8 आउटलेट टोटली क्लोज्ड है। मैंने खुद जब इनके बहुत से बड़े बड़े क्लेम आए तो मैं गाड़ी चला के बाहर निकला, मैंने देखा अपने ड्राइवर के साथ और मैंने कोशिश की लेफ्ट राइट से निकलने की, तो मैंने देखा कि वो रास्ते बंद हैं। तो अगर ये रास्ते बंद हैं तो ये हुकूमत ने पहले प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया? मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत को चाहिए था इन मामलों को पहले देख लेना चाहिए। आपको पता है 10 मिलियन से ज़्यादा लोग लेके आए थे कादरी साहब, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, आई हैंडल्ड इट। इसके बाद जमात उल दावा आया, आई हैंडल्ड इट। उससे पहले जो चौधरी इफ्तिखार साहब का आया हल्ला, वो भी हैंडल किया। मुझे बता दें जितने धरने आए हमारे वक्त में, हमने बड़े खुश सलूबी से पहले उनको। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा, जो बैंड आउटफिट्स हम कर देते हैं, जिस तरह हमने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, हमने माजी के अंदर देखा कि ऐसी बैंड आउटफिट्स हमने की, उन पर पाबंदी लगाई, उन्होंने नाम बदला, नाम बदल के दोबारा आगे वो पॉलिटिकली सोशली अपनी सारी सरगर्मियाँ उन्होंने जारी रखी हैं। तो ये क्या आपके ख्याल से हल है, ये सोल्यूशन है इस चीज़ का? मैंने तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब ये मेरी चीज़ नोटिस में आई थी नसीहत इंटीरियर मिनिस्टर, तो मैंने डार साहब इंडिविजुअल्स को भी बैन कर दिया था। वो इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो भी ऐसे ही होंगे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई है। बड़ा असर पड़ा था, लेकिन आफ्टर ऑल हम पाकिस्तान में रहते हैं, पुलिस भी हमारी और जो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले वो भी हमारे घर में वो खाना खाते हैं। यहाँ तक जो उनके सामने गार्ड लगे होते हैं वो भी खाना जिसके ऊपर गार्ड लगी होती है वो बाहर उसी के घर से खाना खाते हैं। वो कहता है छैया ठहर, मैं ज़रा 2 चक्कर ला के आए हूँ दूर, तो तब क्या रखना। तो जब इस किस्म की लूज एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तरीकाकार सही नहीं होगा, तो बेसिकली रूल ऑफ लॉ की बात है। जब तक हमारा रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में ठीक नहीं होगा, हमारे साथ ये वास्ते पड़ते रहेंगे। और आज मुझे अफसोस है कि जो कुछ हुआ है, 2 सिपाही हमारे शहीद हुए हैं। क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का ऐलान हुआ है कि किन्होंने मारा है वो? हु वर रिस्पांसिबल? इररिस्पेक्टिव वो कोई मौलवी है या कोई और है, नोबडी हैज अ राइट टू टेक द लाइफ ऑफ ए लॉ एनफोर्सर। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड। आप कैसे कंट्रोल करेंगे अगर आपके लॉ एनफोर्स को पता है कि मैं बाहर गया तो मुझे गोली लगेगी, तो मेरी तो बात को इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, मेरी फैमिली को देखने वाला नहीं। एक तो सर हमने कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा रूल है, जो हमारी गवर्नेंस है, जो प्लानिंग है, वो हमारी फेल है, वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। अब मेरा इसी से जुड़ा दूसरा सवाल वो ये है कि पाकिस्तान में या जिस तरह हमने ये देखा, जो एक्सट्रीमिज़म है, जो शिद्दत पसंदाना सोच है, वो आप भी ज़रा वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, आपके दौर के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके नोटिस में थी और बहुत सारी पब्लिकली भी सामने आ गई। कौन सा ऐसा हॉट स्पॉट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से आपके ख्याल से ये एक्सट्रीमिज़म या जिस रीज़न की वजह से एक्सट्रीमिज़म परवान चढ़ना शुरू कर देती है या इतनी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वहाँ पे हमें हुकूमती मशीनरी, वो किसी की भी हुकूमत की हो, वो फेल होती दिखाई देने लग जाती है? हॉट स्पॉट कहाँ पे है इसका? देखें, अगर आप इसकी बिगनिंग देखें तो जो अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई थी, जनरल ज़िया हक साहब ने एक ख़ास तबके को प्रमोट किया था। उसके बाद हमने फैसला किया कि हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद लड़नी है, तो हमने फिर खुद अपने एक्सट्रीमिस्ट तैयार किए, हमने उनको पाला पोसा और जहाँ जहाँ मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे हमने करा। जब ट्रेन करके हमने अफगानिस्तान भेजा, वो वापस आए, वो तालिबान वही जो अफगानिस्तान में जहाद कर रहे थे वो हमारे ज़ात के ख़िलाफ़ आ गए, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गए। वो एक्सट्रीमिज़म के मुख्तलिफ सेंटर बनते रहे। फिर वो तरीके तालिबान पाकिस्तान बनी। उससे पहले आपको पता है जहादी थे, जहादियों से पहले फिर वो अलकायदा बना, अलकायदा के साथ फिर ये तालिबान आ गए। तालिबान मिल के ये खिचड़ी सी पक गई
और इसमें ट्रेन शुदा जो उनकी लीडरशिप थी, उसने आप अपने ग्रुप बना लिए, जिसमें हिकमत यार भी आ गया आपके सामने। आप कोई भी केपीके में देख लें, हर जो बड़ा टाउन था वहाँ उनके सेंटर बन गए। हम भी सपोर्ट कर रहे थे, बाहर के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, कुछ प्रॉक्सी वार्स के लिए यहाँ शुरू हो गए। और फिर एक बहुत बड़ी गेम थी, वो ऐसी ही गेम थी जैसे दैश है, जिसको बनाने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है, और उसके आगे उनके हाथों मरने वाला कोई और है, और उसको आगे चला के इन मुल्कों तक लाने वाला कोई और है। मैंने एक किताब लिखी है, दैश द राइजिंग मॉन्स्टर, वो पढ़ लीजिए, उसमें ये सारी तफसील। मैंने सर उस किताब के कुछ इक़्तिबास पढ़े। मैं जानना चाहता हूँ, दाइश के हवाले से मेरा सवाल अगला ही था, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर आज की इस तारीख के मुताबिक कितनी एविडेंट है दाइश की एग्जिस्टेंस, या ये सिर्फ एक तासुर ख्याल है, ऐसा कुछ भी नहीं है? दाइश सोच का नाम है, प्रेजेंस का नाम है, फिजिकल है, या वो हमारे इमोशंस के अंदर है? वो क्या है दाइश? देखिए, दाइश शुरू हुई बेसिकली इराक से। जी, इराक से ट्रैवल करके वो आई अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में ये ट्रेन दो कंपोनेंट हुए, एक पाकिस्तान के लिए और एक चाइना के लिए। चाइना का कंपोनेंट था वो ETMI था, जो हमारा कंपोनेंट था उसको ट्रेन करके उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान के साथ लगा दिया। जब मैंने सबसे पहले इनको डिटेक्ट किया, और उस वक़्त जब मैंने इसकी तफसील बतानी शुरू की, तो कुछ लेवल पे ये फैसला हुआ, उन्होंने कहा मलिक साहब ना बोले, लोग डर जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कितना का डरने से बचाएंगे। लेकिन जब कोयटा में एक मज़ार पे, बलूचिस्तान के हब के करीब एक मज़ार पे जब अटैक हुआ और हमारे बहुत से पाकिस्तानी शहीद हुए, और उधर से उन्होंने कहा हम दैश के लोग हैं जिन्होंने किया। फिर आपको पता सिंध में जब 7 शरीफ पर हुआ, वो भी आपके सामने है। तो नॉर्मली यहाँ पे दैश बिल्कुल एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, लेकिन इसको मैं क्वालिफाई करूँगा, उनका जो मेजर लीडरशिप है वो हिट करके अफगानिस्तान में चले जाते हैं। अब अगला हमारे लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान में तो वो अपना बहुत सी जगहों पे इनग्रेस कर चुके हैं, लेकिन साथ ही अब इंडिया ले गया उनको ट्रेन करने के लिए, और इंडिया ट्रेन करके पाकिस्तान में भी लॉन्च करेगा, और वहाँ से ये चाइना में भी जाएगा। ये कोई मेरी ज़बानी स्टोरी नहीं है अल्फ लाला की, दिस इज़ एक्चुअली विद प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मैंने दी हुई है अपनी बुक में भी, और मैं बोलता रहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दाइश है, इट विल बी इन फैक्ट बिकमिंग अ बिगर मॉन्स्टर देन अलकायदा। लेकिन सर दाइश का जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो इराक से सारा शुरू हुआ, हमने जनरल कासिम सुलेमानी की उसके हवाले से जितनी रिबटल दे सकते थे हमने वो कोशिशें देखी। अमेरिका ने भी एक टाइम पे कह दिया कि दाइश का खात्मा हो गया, लेकिन हमने कुछ अरसे बाद फिर देखा कि सीरिया के अंदर वो पैदा हो गई है। अब सवाल ये है कि दाइश आपके नज़दीक तो वो एग्जिस्ट कर रही है। मैं आपको रोक लूँ यहाँ पे। जी प्लीज। देखें, दाइश जो सीरिया में पैदा की गई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है, एक मीटिंग में मैं थे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे और प्रेसिडेंट गोल थे टर्की के। तो हमने उन्हें कहा कि ये आपकी फोर्स बना रहे हैं और ये फोर्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे सीरिया में, कहीं ऐसा ना हो कि जो मॉडल है अफगानिस्तान वाला तालिबान का कहीं रेप्लिकेट ना हो जाए। उसको इसका नाम दैश नहीं दिया गया था। तो प्रेसिडेंट गोल ने कहा मिस्टर मलिक, यू नो दिस इज समथिंग ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो ये करना पड़ेगा। मैंने कहा आप दूसरी तरफ ये कर रहे हैं और ऑन द अदर साइड यू आर कन्विंसिंग द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया कि आप यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट जो इंटरनेशनल वो ले आए। अगर आज आप सीरिया में लाएंगे, कल वो सऊदीया में भी आएगी, वो कतर में भी आएगी और वो हर मुल्कों में आएगी। ये तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद तो अपने तौर पे सारा मुस्लिम ब्लॉक बांट जाए, OIC आपके पास है, बैठ के फैसला करें। लेकिन उस वक्त इस बात को तवज्जो ना दी गई। लेकिन मैं कतर के उस वक्त के अमीर को ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा जिसने ये कहा कि मलिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके तजर्बे के मुताबिक I foresee कि वहाँ पे औरतों भी चीखें निकलेंगी, बच्चे भी मरेंगे और हमारी तबाही भी होगी। इसी के साथ कनेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि साउथ ऑफ पंजाब से हज़ारों की तादाद में लोगों को दैश के लिए बाकायदा तौर पे रिक्रूट किया गया। ये वो वक्त था इस 10 साल पहले जब मैंने कहा कि डस्के में एक मस्जिद में फैसला हुआ है और साउथ ऑफ पंजाब से लोग जाएंगे। तो लोगों ने, कुछ बार वालों ने भी मेरी अच्छी खासी बैशिंग की, कुछ और भी आई, लेकिन बाद में साबित हुआ। और जब ये वॉल टॉकिंग्स देखी सर हमने दीवारों के ऊपर, मेरी बात एक खत्म कर लूँ जी, वही जो सारे दाइश के लोग थे वो पहुंचे वहां पे सीरिया में, उन्होंने लड़ाई की सीरिया के खिलाफ। उसके बाद जब उनको धकेला गया
तो वो आगे टर्की में। इंसिडेंटली हैड गॉन टू टर्की 2 years बैक, तो मैंने हज़ारों लोगों को और काउंसिल जनरल के इर्द गिर्द देखा, तो आई कॉल दी काउंसिल जनरल, मैंने कहा ये कौन है? कहता है ये दाइशी है सर जो आए हुए हैं अभी वहाँ से, और ये इनकी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, हमारे पास इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इतने लोग नहीं हैं। दैन आई सेंट दी पीपल फ्रॉम नादरा एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, और थैंक गॉड उनमें लोग आ चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो लोग जो ट्रेंड होके आए हैं वहाँ से, इराक से और कुर्दिस्तान से और सीरिया से, मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान में जब आके उनको कोई कॉल मिलेगी तो किसी किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी काम के लिए, तो क्या वो नहीं करेंगे क्योंकि दे आर ट्रेंड। तो हमें उस चीज़ पर यानी सर मैं आपकी इस बात का दूसरा मतलब ये ले सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी अपेरेंट तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है दाइश की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस के हवाले से। हमने कुछ स्टेटमेंट्स भी देखी कि जी ऐसा कुछ नहीं है, बट जो आप कह रहे हैं उससे समझ ये आ रही है कि वो इस टाइम बच्चे को तवाना कर रहे हैं, तंदुरुस्त कर रहे हैं, तगड़ा कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। मैं एज ए लॉ एनफोर्सर आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, ये स्लीपिंग सेल बन जाते हैं, तैयार होते रहें। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और KPK में हमले हो रहे हैं वो कौन करा रहा है? दाइश करा रही है, वो ओन करते हैं। अब पीछे रिकॉर्ड निकाल के देख लें, वो ओन करते हैं। और उनको होस्ट कौन करता है? वही उनके दोस्त जो पाकिस्तान में स्लीपिंग सेल्स हैं। आपको याद होगा कि मेरा एक बहुत बड़ा झगड़ा चला था, एक बहुत राव चली थी शहबाज शरीफ के साहब के साथ, जिसमें मैंने कहा था पंजाबी तालिबान मौजूद हैं। उन्होंने कहा नहीं मलिक साहब आप रिफ्ट पैदा कर रहे हैं बिटवीन द प्रोविंसेस। मैंने कहा मेरी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से वो कह रहा हूँ जो मेरे तजर्बे में आया, जो मैंने कागज़ों में देखा, जो मैंने एविडेंस देखी। नहीं माना। आपको याद होगा कि विद इन 2 months एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था ट्रक में डीजी खान में, और फिर सबको मानना पड़ा कि तालिबान हैं। और मैं एक और ज़ाती चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जब मैं इज़राइल में गया था, जब मेरे खिलाफ मेरे पे कातलाना हमला हुआ था, तो मैं वाया अफगानिस्तान गया था। तो जलालाबाद से मुझे वो वहाँ पे खुदाए नूर थे एक उनके गवर्नर, तो मैं एज ए जर्नलिस्ट गया था, मेरे साथ एक दूसरा बंदा भी जर्नलिस्ट था। तो मैं जो पहली जो फर्स्ट रे ऑफ द सन पे दाखिल होना था, मैं गया हूँ, बहुत थका हुआ था। मुझे उन्होंने एक बिल्डिंग में ले गए, स्कूल टाइप बिल्डिंग थी, उसमें गया तो मैं जगह नहीं मिली, तो मैं वहाँ पे जो सीढ़ियों के नीचे जगह थी उसमें एक ईट रखी, एक कारपेट का टुकड़ा था पड़ा था, वो रख के मैं सो गया। सुबह उठा तो मैं देखा तो सारे के सब ने तहमत बांधे हुए हैं और बिल्कुल मेरे मुल्तानी टाइप दोस्त थे। खैर मैंने पूछा उनसे, तो उनने मुझे बताया कि हम जहाद के लिए यहाँ आए हैं। और कहाँ से आए थे? साउथ ऑफ पंजाब से। तो मैं तो ज़ाती तौर पे जानता था, एक तजर्बा देखा था मैंने कि यहाँ से पंजाबी तालिबान रिक्रूट करके अफगानिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं उनके साथ 3 दिन रहा वहाँ पे, और मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन शायद मेरी सारी एजेंसियाँ भी ना देती। जब मैं वापस आया इंटीरियर मिनिस्टर बन के, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन बहुत काम आई और उसको मैंने परसू किया। तो दिस हाउ आई गेव दिस स्टेटमेंट। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन हो गई। लेकिन अगर आप हक पे हैं, सच पे हैं, एंड यू हैव अ ट्रू एविडेंस एंड यू हैव फैक्ट्स, तो देन यू कैन स्पीक। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया। फैटफ के अंदर पाकिस्तान मौजूद है, ग्रे लिस्ट में है। पहले तो हमें ये बताएं कि फैटफ है क्या, क्योंकि लोगों का बहुत सारों का ख्याल ये है कि फैटफ एक ब्लैकमेल का टूल है जो वेस्ट ने अपने पास रखा है और पाकिस्तान को उसमें डाल के रखे और अपने काम कराई जा रहे हैं फैटफ वाले। पहले आगे बढ़ते हैं, वो लेजिस्लेशन हो या जो भी मसले मसाइल हो। मुझे आपका ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगा कि ब्लैकमेलिंग टूल पढ़ के आइए। फैटफ का सर बताइएगा पहले कि फैटफ है क्या, ये किस बला का नाम है, और दूसरा ये बताएं कि हम ग्रे से वापस ग्रीन में वाइट में जा रहे हैं या सर यहीं पे हम रुकेंगे, होगा क्या? मैं पहले अर्ज कर दूं कि 9 बड़े बड़े मुल्क हैं जिसे G9 लेवल G9 भी कहते हैं, G7 भी कहते हैं। जब वर्ल्ड वार 2 में फेलियर हुई वेस्ट की, तो उन्होंने कहा ये बम सिर्फ नहीं है, हमें इकोनॉमिक बम बनाना चाहिए। तो ये इन मुल्कों ने मिल के एक डिज़ाइन किया, एक मॉडल, उसको कहते हैं IMF को भी वर्ल्ड बैंक के साथ कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग कैसे करें। पहले तो उन्होंने कहा कि अमेरिका एज ए वर्ल्ड पावर मॉनिटरिंग कर लेगा, जो हम कहेंगे इसे कह के करा देंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि फैटफ की जितनी चीज़ें जो हमने बिल की सूरत में पास की हैं, इसमें 90% अमेरिकन हुकूमत, जब हमारी हुकूमत हमसे ये
मांगती थी कि ये लाभ ना हो, और यही होता था कि डू मोर की जो एक सिंड्रोम चला था अमेरिका में, वो इसी पे था। फिर ये वक्त बदला और उन्होंने ये फैट ऐप के साथ लिया है। फैट ऐप कोई सरकारी चीज़ नहीं है, इंटरनेशनली नोन सिर्फ ये है कि इसको उन्होंने रजिस्टर करा दिया यूनाइटेड नेशन में। तो इनका काम सिर्फ जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये किया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसलिए मैंने इनको लेटर लिखा कि भाई आप हमारी इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हो भाई, तो इंडिया की क्यों नहीं करते हो। मैंने बहुत सी एविडेंस दी, तो मुझे उसका लेटर आया प्रेसिडेंट फैटफ का कि हम तो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी हैं, हम इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नहीं है। तो मैंने उसका जवाब दिया, वेल अगर आप एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी हैं तो अंडर व्हाट अथॉरिटी आर यू इन्वेस्टिगेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, और अगर आपका स्टैंडर्ड यही है तो फिर इंडिया के खिलाफ भी करो। फिर उसको मैंने पॉइंट को पकड़ के ठीक ठाक रगड़ा लगाया और 4 लेटर और लिखे। फिर जब इनकी लास्ट मीटिंग थी तो मैंने सवाल कराया वहां पे एक रिपोर्टर से, फ्रेंडली रिपोर्टर से, प्रेसिडेंट फैटफ से, कि आपको रहमान मलिक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये लिखा है और उसने एविडेंस दी है मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिस्ट फाइनेंसिंग की। यादव कुलभूषण यादव से बड़ी टेररिस्ट फाइनेंसिंग का क्या प्रूफ होगा आपके पास? आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे वो क्या कम है? क्या आप जो इन्फो लैब की इंफॉर्मेशन है, बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा करके पाकिस्तान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग करके आप करते हैं, क्या वो भूला हुआ है? तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैंने साथ ये भी कहा कि आई शुड बी हर्ड इन पर्सन। अगर आई एम नॉट हर्ड देन माई होल मटीरियल शुड बी केप्ट बिफोर द बोर्ड। अगर नहीं रखा गया तो मैं वहाँ पे कम से कम बहुत से लायर्स को लेके वहाँ आके डिमांड करूँगा कि ये रखा जाए। थैंक गॉड इन्होंने अब ऑर्डर कर दिए हैं और इंडिया से उन्होंने ऑफिसर भी नॉमिनेट कर दिए हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब डिपेंड करता है कि हमारी हुकूमत, एक मिनट, हमारी हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले करती है। क्या ये एविडेंस, जैसे वो हमारे खिलाफ कितनी एविडेंस लेके जा रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे, मैं समझता हूँ हुकूमत को भी एक लॉबियस्ट बनाना चाहिए। हुकूमत को सारी एविडेंस आनी चाहिए, अगर उनके पास नहीं है तो मुझसे ले लें और हमें इंडिया को ब्लैक लिस्ट करवाना चाहिए। बदला का बदला होना चाहिए, टेट फॉर टैट जरूर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि फैटफ की इन्वेस्टिगेशन अब इंडिया के खिलाफ कोई नहीं रोक सकता। सर मुझे इंडिया पे मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया पे आपसे एक क्वेश्चन करूं। आपने ये बताना है हमें कि इंडिया, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो 2003 जंगबंदी मुआहदा हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं, और साथ ही मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया ऑपरेट कैसे कर रहा है आज की तारीख के मुताबिक। देखें, आप जंप कर गए एकदम क्वेश्चन को, ये क्वाइट रिलेटेड था जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, क्योंकि बेहतर ये होता है कि आवाम को एक पूरी चीज़ जो है सामने आए। आपने पूछा एक सवाल जो मैंने उसका जवाब भी आपने मुझसे नहीं लिया, वो है कि क्या फैटफ से हम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। मुझे इन हालात में निकलते हुए नजर हम नहीं आए। क्यों? लास्ट सेंटेंस जो प्रेसिडेंट का फैटफ का ये था कि 3 जो अभी हमारी शर्तें थी वो पार्शली सेटिस्फाइड आई हैं। हाउएवर वी हैव एनहांस्ड द मॉनिटरिंग ऑफ पाकिस्तान। तो इनहांस मॉनिटरिंग का मतलब यह कुछ निकालना है या उनके पास पहले कुछ होगा। इंडिया वाला सर बताइएगा कि इंडिया इस वक्त किस तरह ऑपरेट कर रहा है आज की तारीख के मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर, जो हम सुनते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर उसके ऑपरेटिव्स या उसके नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया ने इनफैक्ट, हम पिछले 74 ईयर से इंडिया की पिच पे खेल रहे हैं कश्मीर पे, और इंडिया ने बड़ा खामोशी से अपना काम जारी रखा कि कश्मीर की तरफ से दुनिया की तवज्जो कैसे हटाई जाए। अच्छा, आगे आप चलें कि उन्होंने देखा कि इससे जान कैसे छुड़ानी है, तो उन्होंने कहा कि सबसे वीक पॉइंट पे हम आते हैं, तो वो आगे अफगानिस्तान बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में नो लेस देन, मेरी ये मूडीज वॉर डॉक्ट्रिन में बड़ा डिटेल से मैंने जिक्र किया हुआ इसमें, और उसने देखा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं इंटरफेयर। उन्होंने वहाँ से हमारे वो लोग डिसग्रंटल एलिमेंट्स जो कि पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ थे और पैसे लेके काम करते थे, अगर आप देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग रशिया से ट्रेंड हुए, कुछ किसी और मुल्क से ट्रेंड हुए, और वो उन्होंने बलूचिस्तान को अलग करने की तरीकों का अपना जो कारनामा था शुरू कर दिया। सर, जंगबंदी मुआहदे पे जरा बता दें, साथ ही लगे हाथ के 2003 जंगबंदी मुआहदा जो हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? मामला तो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। देखें, अभी हमारे लिए जो सबसे मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की और इंडिया की दोस्ती हो जाए और कम से कम इनकी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो चल पड़े। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि इस खित्ते को शायद थोड़ा अमन की तरफ लाना चाहते हैं, या
एक ये भी है कि अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हमारे ताल्लुकात उधर चाइना की तरफ खराब होंगे, और चाइना के ताल्लुकात और पाकिस्तान को ख़राब करने में इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वन बेल्ट वन रोड पे अमेरिका ने भी जो बात की वो भी आपके सामने है। चाइना सी में उन्होंने जिस तरह पूरी की पूरी शिप्स वहाँ लेके अपने वारशिप्स रखे हैं वो भी आपके सामने हैं। आप इंडिया के दूसरे नॉर्थ साउथ की तरफ देख लें, टोटल जो सी की कंट्रोल है वो भी उन्होंने दी हुई है। तो वो असल में नाका बंद करना चाहते हैं इंडिया का। ठीक है जी। अच्छा सर, आप मेरे साथ रहिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है मुख्तसर ज़रा चारों में जिक्र कर लें। हमारे पास 2 मिनट्स, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना होगा। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ईरान, इराक, रशिया और चाइना, ये 5 ममालिक का नेक्सस बन रहा है, नहीं बन रहा, कन्फ्यूजन का शिकार है, बनेगा? क्या राय है सर आपकी? देखिए जी, अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा ब्लॉक बने जो अमेरिका से स्ट्रांगर हो। मेरी अपनी इंफॉर्मेशन यह है कि ईरान के साथ अमेरिका के तलब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो मिडिल ईस्ट के साथ भी दोस्ती करा ले। अगर ईरान का अमेरिका का ये कनेक्सेस और एक ये प्लान ठीक हो जाता है तो वो मामला उधर सेटल हो जाएगा। चाइना और रशिया विल कंटिन्यू टू बी फ्रेंड्स, और इसलिए कि उनको इसके अलावा चारा कोई नहीं है। और दूसरी मैं एक और लिख दूं कि कभी भी चाइना की और अमेरिका की जंग नहीं होगी। लिख लें मेरी वर्ड, दिस इज माय असेसमेंट एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट कि कभी भी इनकी जंग नहीं होगी। कोल्ड वार होगी लेकिन ये जंग उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसका मुझे एक अच्छा इंडिकेटर मिला कल की स्टेटमेंट का जो बाइडेन साहब ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस खत्ते से हम निकालना चाहते हैं फौज को। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि कोल्ड वार जो है उसको थोड़ा सा लो डाउन किया जाएगा। जिस दिन दैश का खात्मे का ऐलान हो गया उस दिन समझिए कि इस पूरे खत्ते में अमन की तरफ हम बढ़ते हुए नजर। मैं सर मुख्तसर से ब्रेक की जाने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा, और सवाल है वो लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से। पिछले कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात हुए और उसके अंदर जिस किस्म का सारा मामला था पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने तो देखा ही देखा। ये बताइएगा सर कि आप गालिबन शायद द ओनली इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिसने 5 साल तक सर्व किया और कंटिन्यूस सर्व किया। आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात बहुत सारी हैं और उसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। आप कुछ लाइमलाइट में नहीं दिख रहे, कोई मामलात किसी मसले का शिकार हैं, किसी मसलहत का शिकार हैं क्या आपको उस लाइमलाइट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मरतबा? तो मुस्तफा साहब, मुझे अफसोस यह है कि हर बार आपका टीवी चैनल ये मुझसे ज़रूर सवाल करता है। अच्छा। और हर बार मैं जवाब देता हूँ, अगली दफ़ा मुझे पता है फिर इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सियासत के अलावा मेरी और भी कुछ मसरूफियात हैं। लाइमलाइट में तो हूँ मैं। क्या आपने मुझे परसों CEC की मीटिंग में एक्टिव नहीं देखा? क्या मेरी कंट्रीब्यूशन आपने नहीं देखी? सिर्फ क्योंकि आपने सवाल बड़ा पिन पॉइंट कर लिया। मुझे CEC के दरमियान ही बिलावल साहब ने कहा कि फैसला कर रहे हैं हम कि आप कराची से इलेक्शन लड़ें नेशनल असेंबली से। ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं फिर आप सर। हाँ, मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा जी आप लड़ें, क्योंकि पार्टी भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, बाबा भी चाहते हैं, और क्योंकि हमें ज़रूरत है आपकी वहाँ पे। तो मैंने उनसे एक अर्ज़ की उस वक़्त सबके सामने। मैंने कहा मुझे 2 साल पहले भी कहा था मैं इलेक्शन लड़ने का मटीरियल नहीं हूँ। कम फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, मैं पब्लिक का बंदा हूँ, लेकिन मैं आपकी खिदमत, पार्टी की खिदमत जिस अंदाज में बैठा हूँ ऐसे करता रहूँगा। देखें, बुक्स मैंने लिखी हैं पार्टी की, हमेशा खिदमत करता हूँ। मेरे आर्टिकल जितने होते हैं पीपल्स पार्टी की बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं। मैंने जो बुक्स लिखी हैं उसमें देख लीजिएगा। मेरे 2 आर्टिकल होते हैं वीक के, वो भी देख लीजिएगा। तो मैंने एक इंटेलेक्चुअली मैं खिदमत कर रहा हूँ, तो मुझे करने दें। लेकिन जाहिर है मैं पार्टी के डिसिप्लिन में हूँ, और मुझे जब पार्टी मजबूर करेगी
तो फिर मैं सोचूंगा, लेकिन फिर भी मैंने आके उनको एक खत लिख दिया कि थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफरिंग मी इन दी सीट ऑफ नेशनल असेंबली फ्रॉम कराची और एनीवेयर एल्स, बट आई रिग्रेट एट द मोमेंट आई हैव गॉट सर्टेन अदर असाइनमेंट्स from the business, from the family and others. Give me some time, then I'll get back to you. ये आपको मैं खबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे सवाल कर दिया, और ये सवाल मुझे सभी लोगों को परेशानी है कि मैं सेनेटर क्यों नहीं बना। भाई असल में सर मलिक साहब हम सारे देख रहे थे ना, मलिक साहब इज ऑलवेज नोन। तो मैंने देखे जब सेनेट का अनाउंसमेंट हुई तो सबसे पहले मैंने सिद्ध के दिल से माना कि मेरी पार्टी का फैसला मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हमारा कुछ लोग समझ रहे थे कि पता नहीं मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, खिलाफ बातें करूंगा। नो, पाकिस्तान इज माय पार्टी। और मुझे कहा कि आपके पास अब क्या रैंक होगा, मैंने कहा मेरे पास सबसे बड़ा रैंक होगा। उसने कहा उसी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दैट इज द बिगेस्ट पोर्टफोलियो इन माय पार्टी। तो हेंस ये लोगों को देखिए, बाकी सियासत में कभी लेफ्ट होता है कभी राइट होता है, कि मेरा कोई इनहेरेंट राइट तो नहीं था कि मैं सारी उम्र सेनेटर रहना है या सारी उम्र मैंने मिनिस्टर रहना है। लोग आते हैं जाते हैं, किसी दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, और मैं तो खुले दिल से आगे काम कर रहा हूँ। तो आई होप के आप ये यहाँ सुन के दूसरे लोग भी आप ये इस पे मुझे सवाल ठीक है जी। बहुत 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 शुक्रिया जी। हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब मौजूद थे आपके वक्त का। आपसे इंशाल्लाह जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।